बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एनएमआर का जो चैप्टर है समाप्त करने के बाद में जो हमारा सिलेबस है उस यूनिट में जो दूसरा चैप्टर है एनएमआर के साथ में वो इनोलेट्स द्वारा रासायनिक संश्लेषण है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूनिट कंप्लीट हो जाए, एनएमआर के साथ साथ फिर ये वाला जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करने के लिए आज ये चैप्टर है इसको शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स क्या होते हैं इसको हम पहले समझेंगे। जैसे कि हमें शब्द से पता पड़ रहा है, इनोलेट जो शब्द है वो बना हुआ है इन प्लस ओलेट से। इसको भी और अगर हम अच्छी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इन प्लस ऑल प्लस एट्स, ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इनोल्स को देखेंगे। तो इनोल्स क्या होते हैं जिसमें इन है एंड ऑल है। इन का मतलब है डबल बॉन्ड से और ऑल का मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप से होता है। इन डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, अर्थात इनोल्स को हम पहले समझते हैं। इनोल्स हैं वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स होते हैं और अनसैचुरेटेड अल्कोहल में पहला अनसैचुरेटेड अल्कोहल वाइनिल अल्कोहल है। तो जो वाइनिल अल्कोहल है उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें और एथिल अल्कोहल से कंपेयर करें तो वाइनिल अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CHOH आएगा, जबकि एथिल अल्कोहल में CH3CH2OH आएगा। वाइनिल अल्कोहल के अंदर अनसैचुरेशन है और डबल बॉन्ड की पोजीशन है इसमें, जिसके स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से देखते हैं। वाइनिल अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CHOH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल वैसे काफ़ी अस्थायी होते हैं क्योंकि इनमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। केमिकली इनकी अगर हम संरचना को देखें तो इनमें और एथिल अल्कोहल में क्या अंतर होता है। एथिल अल्कोहल संतृप्त अल्कोहल है जो काफ़ी स्थायी है और अधिक अम्लीय कम अम्लीय होते हैं, जबकि इनोल्स हैं ये कम स्थायी होते हैं और अधिक अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर इनोल जो शब्द है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इन्हीं का जो एनाइन है, इनोल्स का जो एनाइन है वो इनोलेट एनाइन कहलाता है। इनोलेट एनाइन कहलाता है ये जो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का। अब इसके अंदर विशेष बातें ये होती हैं कि जो इनोल्स हैं उनकी एसिडिक करेक्टर है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर एसिडिक करेक्टर को हमने यहाँ पर इस प्रकार से समझाया हुआ है कि डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग पास वाले CH2 ग्रुप पर और OH का एक जो लोन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एस्टेब्लिश होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इनोलेट एनाइन का उसके अंदर अनुनाद होने लगती है। इसकी वजह से ये एसिडिक करेक्टर है इसका शो होता है। ऊपर भी इसी तरह से शो किया गया है कि जो इनोल्स हैं इनका जो इनोलेट एनाइन है वो इस प्रकार से H आयन को लूज करता है, और ये संरचना को यहाँ पर भी शो किया गया है। तो ये कम स्थायी है और अल्कोहल या अपने संतृप्त जो अल्कोहलिक काउंटर पार्ट हैं उनसे अधिक अम्लीय होता है। इनोलेट, अब देखिए इनोल्स हैं ये तो कम स्थायी हैं, लेकिन इनोलेट इनोल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इनका जो एनाइन है वो अधिक जो है स्थायी हो जाता है, क्योंकि इनोलेट एनाइन के ऋणावेश का 20 स्थानीकरण ऑक्सीजन पर हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये जो इनोलेट एनाइन है उसका डीलोकलाइजेशन होने लगता है, उसमें जो है चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने लगता है। तो वो इसके कंपैरिजन में, इनोल्स के कंपैरिजन में है, वो स्थायी हो जाते हैं क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो हम फिर से समझ लें, संतृप्त जो अल्कोहल है वो अधिक स्थायी है लेकिन कम अम्लीय है। इनोल्स हैं वो कम स्थायी हैं, अधिक अम्लीय हैं। कम स्थायी हैं लेकिन इनका जो एनाइन है, इनका जो ऋणायन है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से स्थायित्व को है वो ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से ये इनोल्स के बारे में है वो हमने अभी तक समझा, और इनोलेट ऋणायन के बारे में समझा। चूँकि अनुनाद संरचना को हम कार्बोनिल समूह से अल्फा स्थिति पर, अब देखिए जब पर एक कार्बेनाइन मान सकते हैं, तो अनुनाद संरचना में देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें CO ग्रुप है, और CO ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो हम उसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जिसमें कार्बन है और ये इस प्रकार से डबल, तो ये कार्बोनिल समूह के समान हो गया। तो इसमें जो है कार्बोनिल समूह से अल्फा पोजीशन पर, इसकी अल्फा पोजीशन पर एक कार्बेनाइन है वो उपस्थित है, एक ऋणायन उपस्थित है। अतः इनोलेट को उपयुक्त क्षार की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इनोलेट जो एनाइन है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्षार की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन को, किसी अगर कार्बोनिल यौगिक के अल्फा हाइड्रोजन को हम क्षार के द्वारा निष्कासित कर दें तब भी हम इनोलेट एनाइन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को समझना, देखिए कहाँ से शुरू किया था, इनोल्स से हमने समझना शुरू किया था। सबसे पहले हमने ये समझा था कि इनोल्स क्या होते हैं, इसके बाद में हमने इनोल्स के स्थायित्व को देखा और इनोलेट एनाइन के स्थायित्व को देखा, संगत सैचुरेटेड अल्कोहल के स्थायित्व और एसिडिटी को देखा, और उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि जो इनोलेट एनाइन है वो वास्तव में क्या है, कार्बोनिल समूह के अल्फ़ा कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें या अल्फ़ा हाइड्रोजन को निष्कासित, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को अगर हम निष्कासित कर दें किसी प्रबल क्षार के द्वारा तो हमें इनोलेट ऋणायन है वो प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से अभी तक हमने यहाँ पर इस चैप्टर में इनोलेट जो आयन है उनके बेसिक स्थायित्व को और बेसिक नेचर को है वो हमने यहाँ पर समझा है। अब जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उनकी अम्लीयता है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन से, अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लीयता है। एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह परिणामी इनोलेट ऋणायन के अल्फ़ा हाइड्रोजन की अम्लीयता को अनुनाद द्वारा प्रभावित करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात है, ये पहले भी बताई जा चुकी है कि जो इनोलेट का ऋणायन है वो अनुनाद द्वारा इस प्रकार स्थायित्व को ग्रहण करता है। अब देखिए हमने यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक एक लिया है, कार्बोनिल यौगिक को किसी क्षार के द्वारा इसके हाइड्रोजन को हम यहाँ से निष्कासित कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन है वो निष्कासित, बेस जो है, बेस है इसके पास है वो नेगेटिव चार्ज है, बेस है। जैसे मान लो सो हम इथॉक्साइड आयन लेते हैं C2H5O ऋणायन लेते हैं, ये इथॉक्साइड आयन है, बहुत प्रबल क्षार होता है। ये इस हाइड्रोजन को निष्कासित अगर करता है तो फिर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा तो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इनोलेट ऋणायन हमें प्राप्त हो गया, इसमें अनुनाद द्वारा स्थायीकरण है वो होने लगता है। तो ये इनोलेट एनायन का ये रेजोनेंस स्टेबलाइज -H पॉजिटिव हो गया और ये जो है नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इम्पोज हो गया इनोलेट एनायन। यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु दो कीटोनिक समूहों के लिए अल्फा स्थिति पर हो तो इसके इनोलेट आयन का स्थायीकरण करने पर दोनों कीटोनिक समूहों का योगदान प्राप्त होता है। अब देखिए अभी तो हमने देखा एक कीटोनिक समूह का योगदान प्राप्त हो रहा है इसके अनुनाद स्थायीकरण में। फिर से हम समझ लें, इनोलेट का जो ऋणायन है उसका स्थायीकरण कीटोनिक समूह के अल्फा पोजीशन पर होने के कारण है, इस प्रकार से होने लगता है। अगर यौगिक के अंदर दो कीटोनिक समूह हैं
तो फिर उसका स्थायीकरण और भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों कीटोनिक समूह उसके चार्ज का डीलोकलाइजेशन आसानी से कर देंगे। उसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है, यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु दो कीटोनिक समूहों के लिए अल्फा स्थिति पर हों तो उसके इनोलेट आयन का स्थायीकरण करने पर दोनों कीटोनिक समूहों का योगदान प्राप्त हो जाएगा। अतः इनकी अम्लीयता सरल कीटोनों की तुलना में और बने अल्कोहलों की तुलना में अधिक हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर किसी कार्बोनिल यौगिक में दो पोजीशंस पर अगर कीटोनिक समूह हैं तो फिर उनका जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके निष्कासन, वही यहाँ पर शो किया गया है। ये एक डाइकीटोन है दो कीटोनिक समूह हैं इसमें, और बीच में है ये CH2 समूह है। CH2 समूह का जो हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो गया इथॉक्साइड आयन के द्वारा। मैंने जैसे पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इथॉक्साइड आयन एक बहुत प्रबल बेस है और अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ से ये निष्कासन कर सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन के साथ में यहाँ पर है वो जो ऋणायन बना है उसका ये कीटोनिक समूह भी उसके चार्ज को डीलोकलाइजेशन करके स्थायी कर रहा है। नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड इधर एस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरे स्ट्रक्चर में है ये जो ऑक्सीजन है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज ले लेगा और फिर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड। तो अब देखिए अनुनादी संरचनाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई कि एक अनुनादी संरचना एक कीटोनिक समूह के द्वारा हमें प्राप्त हो गई और दूसरी अनुनादी संरचना है दूसरे कीटोनिक समूह के द्वारा हमें प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होकर के जो डाइकीटोन्स हैं उनमें और भी अधिक अनुनादी स्थायीकरण हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि हमने समझना शुरू किया था इनोल्स से। इनोल्स हैं वो किस प्रकार के यौगिक हैं और इनोल्स में किस प्रकार से अम्लीयता है वो पाई जाती है। इनोल का जो ऋणायन है वो इनोलेट ऋणायन कहलाता है और उस ऋणायन का जो स्थायित्व है वो रेजोनेंस के द्वारा होता है। अब इनोलेट ऋणायन को हमने कार्बोनिल यौगिकों के जो है से उसको कंपैरिजन किया और फिर कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन से के निष्कासन के द्वारा जो ऋणायन प्राप्त होता है वो बिल्कुल इनोलेट एनायन के द्वारा के समान ही होता है और उसको फिर हमने रेजोनेंस के द्वारा समझा। अगेन हमने ये बताया कि अगर इसी यौगिक में अगर हम दो कार्बोनिल समूह को डाल देते हैं अल्फा पोजीशन पर तो फिर उसका अनुनाद स्थायीकरण और भी ज़्यादा हो जाता है और फिर वो आसानी से, अब देखिए जितना ज़्यादा अनुनाद स्थायीकरण होगा उतना ही आसानी से वो अपने ऋणायन को बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा। अर्थात उसके जो मैथिलीन समूह हैं दोनों कार्बोनिल समूहों के बीच में या एक कार्बोनिल समूह के पास में अगर मैथिलीन समूह है, CH2 समूह अल्फा पोजीशन पर है तो कुल मिलाकर उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी। यदि कार्बोनिल समूह के स्थान पर कोई अन्य प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो तो भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय हो जाता है। तो अब इस चीज़ को हम देखिए फिर से देख रहे हैं कि अगर हम मेथिल साइनाइड को लेते हैं तो मेथिल साइनाइड में क्या है CH3 CH2 CN और हम जानते हैं कि CN ग्रुप है वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो है इसको जैसे अब ये CN ग्रुप है अपने स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुल करेगा और इसके हाइड्रोजन का निष्कासन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इथॉक्साइड आयन वही प्रबल बेस हमने लिया है। मेथिल साइनाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ में करा दें या इथॉक्साइड आयन जो है उसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो उसके हाइड्रोजन को और भी आसानी से निष्कासित कर देगा। तो ये इस प्रकार से ऋणायन प्राप्त हो जाएगा। अब इसका जो ऋणायन है उसका ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने लगेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जो पाई ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार का एक ऋणायन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसी को फिर से देखा गया है कि अगर इसी के अंदर मेथिल साइनाइड के एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यदि एक और CN ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये है। इसमें यदि एक और CN समूह की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो अब यहाँ पर देखिए CH3 CN के pKa की वैल्यू 25 है
तो इसमें जैसे जैसे हम इसमें CN समूह को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी अम्लीयता में वृद्धि। यहाँ पर देखिए इसकी pKa वैल्यू 2 CN समूहों के आ जाने पर है 11 हो जाती है, 3 CN समूहों के प्रवेश कराने पर pKa वैल्यू 1 हो गई। हम जानते हैं pKa वैल्यू जितनी कम होगी उसकी अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी। एसिडिटी है is inversely proportional to the pKa वैल्यू। pKa वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी कम होगी, और pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा। तो देखिए 3 CN समूह के प्रवेश करा देने पर जो pKa वैल्यू है वो मात्र 1 रह जाती है, अर्थात इसकी अम्लीयता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि हो रही है? क्योंकि हमने देख ही लिया है पिछले स्ट्रक्चर्स में कि CN समूह है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के द्वारा है वो इसके स्थायित्व में वृद्धि कर देते हैं।